नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल GS स्टडी 94 में और दोस्तों में यस। तो दोस्तों, जिन लोगों ने कल का एडिटोरियल देखा होगा, कल का जो एडिटोरियल था पूरी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस पे था। जो घरेलू हिंसाएं जो की जा रही हैं महिलाओं के साथ इस समय पूर्णबंदी के दौरान, उस पे तमाम तरह की विचारों के माध्यम से जो लेखिका थी उनका नाम था विभा त्रिपाठी। तो दोस्तों, उन्होंने कल मैसेज भी किया था, तो उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं जो है कि जो भी लेखक होते हैं उनका अब बहुत बार होता है मैं नाम नहीं ले पाता हूँ, तो उसके लिए माफ़ करिएगा मैम विभा जी। तो फिर आगे चलते हैं। देखिए, आज का जो कंटेंट है, जो विषय है, पर्यावरण से तालमेल का संकट। ठीक, आज हमें ज़रूरत है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण में मौजूद जितने भी हमारे लिए उपयोगी तत्व हैं, पेड़ पौधे, हवा पानी, जो भी चीज़ें जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की जा रही हैं, उस चीज़ों के साथ रिकन्सिलेशन बनाने की आवश्यकता है। मतलब तालमेल बनाने की आवश्यकता है। नहीं तो अगर यदि नहीं ये किया जाता है ना, तो जो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जैसे जल हुआ, पानी हुआ, किसानों का जो गेहूं का मूल्य है दोस्तों 14 रुपये किलो है, और एक बोतल की जो पानी की जो कीमत है इस पूर्णबंदी में 50 रुपये 60 रुपये बिक रहा है। ये देखिए, किसान और एक पानी की कीमत है। देश कहाँ से तरक्की कर रहा है, क्या कर रहा है, सोचिए। यहाँ पे आप इस इंक्लूड कर सकते हैं इस बात को कि पर्यावरण से तालमेल न होने के कारण ही आज हम 50-60 रुपये की पानी पी रहे हैं और अनाज 14 रुपये खरीद रहे हैं, सोचिए। तो इसे लिखा है मुकेश पोपली जी ने। यहाँ लिखा, देखिए, आदिकाल से ही मानव और पर्यावरण का गहरा रिश्ता रहा है। मानव जाति के विकास क्रम में आवश्यकताएं भी बढ़ती चली गईं और सतत विकास ने ज़रूरतों को और बढ़ाया। सबसे ज़्यादा बदलाव पिछले 4-5 शताब्दियों में आया, जब विज्ञान के उपयोग से नए आविष्कार होने लगे, और फिर औद्योगिक क्रांति ने तो मानव जीवन की दिशा ही बदल डाली। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब आप इंडस वैली जो सिंधु सभ्यता है, वैदिक काल में, जब ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक जब आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि जो उस समय का समाज था, जो मानव था, किस तरह से तमाम तरह की प्राथमिकताएं उन्हीं चीज़ों को देता था जो पर्यावरण से रिलेटेड था। जैसे वह वृक्षों में भगवान देखता था, अग्नि को भगवान मानता था, बारिश ऊपर से होती थी, तो ये उसकी आस्थाएं थी। इन्हीं आस्थाओं के सहारे वो उन्हें प्राथमिकता देता था और उनके साथ कुछ भी गलत करने से वो डरता था और एक कानून बनाया था। पर दोस्तों, आज हम विकास के नाम पे जिस तरह से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, नदियों को दूषित कर रहे हैं, तमाम तरह के महासागर जो अपने अस्तित्व को लेकर लड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किसने जन्म किया? हम इंसानों ने। अपने विकास के चक्कर में हम उन चीज़ों का विनाश कर दिए जिनके सहारे हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आज यही कारण कि दोस्तों, दिन प्रतिदिन जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापांतर है, वो किस तरह से बढ़ रहा है, जिससे कई देश, कई द्वीपों की जो ज़िंदगियां हैं खतरे में आ गई हैं। ऐसी तमाम तरह की समस्याएं उभर रही हैं शरीर में इंसानों के। कहीं स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हैं, तो कहीं किसी प्रकार के डिजीज़ हैं। इन सारी चीज़ों के जो जिम्मेदार हैं मनुष्य खुद है। लेकिन इन्हीं उपलब्धियों के बीच सबसे घातक काम जो शुरू हुआ वह था प्रकृति के साथ खिलवाड़। विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का जो सिलसिला शुरू हुआ वह आज तक जारी है। यही कारण कि आज हम प्रकृति के कोप का शिकार बनते जा रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त हर तरह के प्रदूषण की मार झेल रही है। धरती का आज सबसे बड़ा गंभीर संकट जलवायु का है। धरती का बढ़ता तापमान इसी का नतीजा है कि ऐसे में आज सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की कि हम वर्तमान में अपना जीवन सुंदर बनाएं, भविष्य के लिए भी एक सक्षम जीवन बनाने का गंभीरता के साथ प्रयास करें। अब बात आ रही कि जलवायु परिवर्तन। आप तमाम तरह के भौगोलिक किताबों में पढ़े होंगे, एल नीनो के बारे में पढ़े होंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें इतनी भयानक होती है ना कि अगर किसी क्षेत्र में एक लंबी अवधि तक अगर रुक गई ना, वो जो क्षेत्र है ना पूरी तरह से रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा।
और ये स्थितियाँ उस देश में, उस क्षेत्र में उत्पन्न होती जहाँ पर लोग अनावश्यक दोहन कर रहे हैं, पृथ्वी के संसाधनों का गलत तरीके से शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जितनी आवश्यकता हो उतना प्रकृति से लें और उसके बदले स्वच्छता बनाए रखें, पेड़ पौधे लगाएं। यदि आप प्रकृति से कुछ ले रहे हैं तो उसे दीजिए ज़रूर। यह सही कि अभाव हमेशा रहेंगी, लेकिन इन अभाव के लिए जिम्मेदार कारणों को दूर करना और उसे पुनः सही रूप में लाना ही संवहनीयता है। हालांकि ये बड़ी चुनौती है, मगर इस चुनौती से ही मानव का विकास जुड़ा हुआ है। यदि मानव विकसित होगा तो एक परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्रों से विश्व विकसित होगा। पर्यावरण संवहनीयता व्यक्तियों, समुदायों, देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए सबसे सुयोग्य साधन है। यद्यपि मानव समाज ऊंच नीच, अमीरी गरीबी जैसी बुराइयों से हमेशा से ही ग्रसित रहा है, लेकिन फिर भी मानव के विकास में पर्यावरण और उससे जुड़े अनेक घटकों ने एक नई आशा का संचार भी किया। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे तमाम तरह की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पढ़ेंगे तो इस पे प्रोहिबिशन के लिए, प्रतिषेध के लिए तमाम तरह के कानून संस्थाएं बनाई गई हैं। पर दोस्तों, धड़ल्ले से जिस तरह से चीन हो, जो विकासशील देश हैं चाहे विकसित देश हैं, मतलब जिनके पास वो कुवत, वो क्षमता है, वो टेक्नोलॉजी है, वो लोग धड़ल्ले से कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, मीथेन उत्सर्जित कर रहे हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। जो राष्ट्र जागरूक है, जब वही ऐसा कृत्य करेगा तो जो अविकसित है या फिर विकासशील की श्रेणियों से भी नीचे हैं तो बेचारे क्या करें। ठीक उसी तरह दोस्तों ये बात है कि अगर इस पर्यावरण को सबसे ज़्यादा कोई क्षति पहुंचाया है तो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने बिना किसी सत्यता की जांच के आधार पर उन बिजनेसमैन को दे दिया कि जाइए जंगल काटिए, वहाँ की आबादियों को खदेड़िए, कुछ भी करिए। उस पर एक तरफ भी ध्यान नहीं दिया कि वहाँ की आबादी का क्या होगा, वहाँ की जनसंख्या का क्या होगा, जाइए आप कारखाने लगाइए। ये स्थितियाँ कई बार हुई हैं। यही कारण है आज पूरी तरह से अशांत है छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा का कुछ क्षेत्र हो, एमपी का क्षेत्र हो, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र हो, यही कारण है। बदतर से बद और बद से बेहतर बनने की प्रक्रिया में किसी भी मानव को सबसे अधिक सहयोग पर्यावरण प्रदान करता है। इस बात को इसी तरह से आसानी से समझा जा सकता है कि जब भी कोई इंसान किसी छोटी से छोटी सी बीमारी में चिकित्सक से संपर्क करता है तो उसे यही सलाह दी जाती है कि घर में साफ सफाई के साथ साथ शुद्ध पानी और शुद्ध हवा का रहना अनिवार्य है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मानव विकास प्रक्रिया में स्वच्छ वातावरण की एक गंभीर और अनिवार्य भूमिका है, क्योंकि कुशाग्र मस्तिष्क के साथ साथ मानव के काम करने और रहने के स्थान पर एक स्वस्थ वातावरण अति आवश्यक माना गया है। धरती के बिगड़ते पर्यावरण पर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि ऐसा प्रदूषित पर्यावरण जिसमें भावी पीढ़ी को ताज़ा हवा भी न मिले, प्रदूषित ही बना रहेगा, भले ही भावी पीढ़ी कितनी अमीर क्यों ना हो। सोचिए, यह सही भी है क्योंकि हम सब अनिश्चितता के दौर में ही तो रहते हैं और यह कोई नहीं जानता कि भविष्य में सर्वश्रेष्ठ जीवन यापन के लिए आप किसे मूल्यवान मानेंगे। आप विकल्प चुनने की स्वतंत्रता के दौर में जब तक केवल अपने आराम के बारे में सोचेंगे तो पर्यावरण आपकी सूची में बहुत नीचे होगा। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि कुछ देश तो ऐसे हैं जो ज़्यादातर निर्भर हैं उनकी लकड़ियों पर। लकड़ियों के माध्यम से ही वहाँ पे घर का निर्माण किया जाता है और सैकड़ों हज़ारों जिस तरह से टन लकड़ियाँ काट के लोग पर्यावरण को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं और पर्यावरण कई जगहों पे अशांत भी हो चुका है। कुछ दिन पहले देखे होंगे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जिस तरह से वहाँ पर आग लगी, जिससे ये माना गया कि वहाँ की कई प्रजातियाँ और कई वनस्पतियाँ पूरी तरह से पूरे पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी थी, विलुप्त हो गई कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे पहले वो स्थितियाँ वहाँ पे थीं, वो जंतु वनस्पतियाँ वहाँ व्याप्त थीं। पर जैसे ही वहाँ पे आग लगी, वो जो कुछ सीमित मात्रा में बची थी वो भी खत्म हो गई। तो दोस्तों, यदि हमारी पृथ्वी से किसी प्रकार का जंतु या वनस्पति का पूरी तरह से लोप होता है तो याद रखिएगा वो बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट होता है। आने वाले समय में उसका आप भुगतान करेंगे।
हो सकता है आपको अपने लहू के द्वारा सींच कर भी नहीं दे पाएंगे जिस तरह से आज समस्याएं हैं, क्योंकि आपके पास वैकल्पिक साधनों की भरमार होगा। यदि अन्य बातों के साथ साथ हम प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता और विविधता को बचाएंगे तभी हमारी क्षमताएं बढ़ेंगी, क्योंकि यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और मूल्यवान भी। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त कारण भी मौजूद हैं। पर्यावरण सम्मेलनों और बैठकों में हर बार आगाह किया जाता है कि हम पर्यावरणीय जोखिमों में निरंतर वृद्धि देख रहे हैं और इन सब के कारण स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ रहे हैं। दरअसल पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इससे ओजोन परत का संकट बढ़ता ही जा रहा है। औद्योगिक प्रदूषण जल, थल और आकाश को घेरता ही जा रहा है। प्राकृतिक आपदाएं भी तेजी से दस्तक दे रही हैं। यदि मानव के विकास में हम लंबी आयु, स्वस्थ जीवन, रचनात्मक गतिविधियों को और अभी तक न छुए गए पहलुओं आदि को शामिल करें तो यह धरती सबके लिए एक ऐसा अनूठा उपहार बन पाएगी जिसका लाभार्थी हर प्राणी होगा। यह तब ही संभव है जब सब लोग एक समान अधिकार के लिए जिएं और अपने अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से पूरा करें। हम सब ये जानते हुए भी कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर भी हर चीज़ पर अपना अधिकार मानते हैं। यहाँ तक कि प्रकृति पर भी हम हमारे पास उपलब्ध साधनों की तुलना किसी और के पास उपलब्ध साधनों से कर अपने आप को और अधिक वस्तुएं प्राप्ति करने के लिए झोंक देते हैं, जो कि गलत है। गलत और सही के दृष्टिकोण को समझने के लिए पर्यावरण सबसे अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है। पिछले कई वर्षों से दुनिया भर में बड़े पैमानों पर हो रहे पर्यावरणीय क्षरण भविष्य में इसके बदतर होने की आशंका बताई जा रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दिल्ली में किस तरह से जो वहाँ का स्मॉग था इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ आ गया था कि वो जो गंदगी थी रेस्पिरेशन के माध्यम से जब इंसान श्वसन करता है तो उसके माध्यम से उसके हृदय में चला जाता है, फेफड़े में चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे संक्रमण स्टार्ट होता है, इंसान का फेफड़े से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, मर जाता है। ये स्थितियाँ चीन में भी मिली हैं, कई शहरों में मिली हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जिस तरह से तिरस्कार कर रहे हैं पर्यावरण का, वही कारण है। यहाँ पर यह विचारणीय है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मिट्टी, जल और वनों की गुणवत्ता वही में हानिकारक बदलाव हुए हैं। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी उपलब्धियों के बीच अंतर कम होने के बावजूद आय के वितरण की स्थिति दुनिया के अधिकतर देशों में प्रतिकूलता की ओर अग्रसर हुई है। परिणाम स्वरूप मानव के सशक्तिकरण सूचकांक में अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण कृषि उत्पादन पर पड़े दुष्प्रभाव, साफ पेयजल और बेहतर साफ सफाई की उपलब्धता में कमी और प्रदूषण की समस्याएं शामिल हैं। पर्यावरणीय आपदा के प्रकोप ने भी भूक्षरण, जैव विविधता में कमी, वनों की कटाई और पहाड़ों की तमी खुदाई में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह भी देखा जाता है कि पर्यावरणीय क्षरण के दुष्प्रभाव उन लोगों पर अधिक हावी हो जाते हैं जिनके पास बुनियादी सुविधाएं भी न के बराबर हैं। दूसरी ओर यह भी सच है कि ऐसे लोगों की एक बड़ी बिरादरी पर्यावरण को सुधारने के स्थान पर उसे विरूपित ही करती है। तो दोस्तों, ये वास्तविकता है। संसार में किसी प्रकार की चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे कोई मानवकृत समस्याएं हों, सबसे पहले जो मार झेलनी पड़ती है, सबसे पहला जो मुकाबला उसका होता है वो गरीबों से, निर्धन से, मजदूरों से, किसानों से होता है। और अमीर तो अमीर ही है, वो सारी सुविधाएं उस दौर में भी उसको मिलेंगी। यह है कि मतलब उसका नंबर आएगा, पर उसका नंबर लास्ट में आएगा। पर्यावरण को सुधारने के स्थान पर उसे विरूपित ही करती है। जलवायु परिवर्तन का कृषि उत्पादन और जीविका पर तो सीधा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही मवेशी भी प्रभावित होते हैं। पर्यावरण जोखिमों पर गौर करें तो कमतर मानव विकास सूचकांक वाले देशों में घरेलू पर्यावरण प्रदूषित ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर साफ पानी नहीं होता, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव होता है और वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण भी काफ़ी होता है। सामुदायिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे अधिक प्रभाव वायु प्रदूषण का पड़ता है। अक्सर देखा गया कि वायु प्रदूषण घटने की ओर नहीं है बल्कि बढ़ने की ओर अग्रसर रहता है। तमाम कोशिशों के बावजूद समुदाय में फैले प्रदूषण को कम करना बहुत मुश्किल होता है। यह कहना उचित होगा कि समाज के प्रत्येक अंग को हर पल यही कोशिश करनी चाहिए कि समय के आगे बढ़ते पहिए के साथ ही प्राकृतिक संपदा से मिलने वाली सीमाओं का प्रभाव बना रहे। सही मायने में भौतिक और अन्य तरह की संपदा धरती के बढ़ते तापमान, ओजोन परत के क्षरण और जैव विविधता को हो रहे भारी नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। हाल ही में हरित अर्थव्यवस्था के व्यापक प्रतिमानों के भीतर विकास और पर्यावरणीय संवहनीयता की अपनी समरूपता की गुंजाइश पर जोर दिया जाने लगा है।
यह विचार संघहीनता पर पारंपरिक विचार से भिन्न है और यह उन रास्तों पर जोर देता है जिनमें आर्थिक नीतियाँ टिकाऊ उत्पादन और खपत का समावेशी स्वरूप प्रदान कर सकती हैं जो गरीबों के हित में हों और रोजाना के आर्थिक फैसलों पर्यावरण की चिंताओं को समाहित करें। तो जो लेख का उद्देश्य था आप देख सकते हैं किस तरह से लेखक के द्वारा कहा गया है, पर्यावरण से आप तालमेल बनाएं, उसे उपेक्षित न करें, उसका इस तरह से भी दोहन ना करें कि आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनको मुश्किल के दौर से गुजरना पड़े। नमस्कार, धन्यवाद।